नमस्कार दोस्तों। कोरोना महामारी के इस समय हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं करवा पा रहे हैं, अतः हमने ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ करने का विचार किया है। हम आज से अपनी ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम कक्षा 12 की अध्याय नंबर 8 डी ब्लॉक व पी ब्लॉक डी ब्लॉक का प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डी ब्लॉक क्या होते हैं। तो अपनी आवर्त जो सारणी है, ये आवर्त सारणी, उस आवर्त सारणी को इस प्रकार से बांटा गया है। इस आवर्त सारणी में यदि अपन बात करें तो ये दो जो वर्ग है, पहला और दूसरा, इन दोनों को सम्मिलित रूप में कहा जाता है एस ब्लॉक। उसके आगे की यहाँ नीचे होते 3 से लेकर 12 तक, इनको कहा जाता है डी ब्लॉक। इसके बाद में अपन बात करें 13 से लेकर 18 तक, तो इनको अपन कहते हैं पी ब्लॉक। और नीचे की तरफ यदि अपन बात करें इस आवर्त सारणी में, तो नीचे की तरफ 2 खंड और बांटे गए हैं। नीचे की तरफ सबसे नीचे इनको अपन कहते हैं एफ ब्लॉक। तो इस आवर्त सारणी को टोटल 4 भागों में बांटा गया है: एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये जो एस ब्लॉक होता है, इस एस ब्लॉक को भी 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो होती है अपने पास 1s और एक होता है 2s। मतलब अपने पास एक तो ऐसा ग्रुप होगा जिसमें s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और एक ग्रुप ऐसा रहेगा जिसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जो अपने पास प्रथम ग्रुप के जो सदस्य होते हैं, इनको अपन कहते हैं क्षार धातु। पहला जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप को अपन कहते हैं क्षार धातु। जबकि अपने पास दूसरा जो ग्रुप होता है, उसको अपन कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। दूसरा जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं अपन क्षारीय मृदा धातु। पहले ग्रुप को अपन कहते हैं क्षार धातु, दूसरे ग्रुप को अपन कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। इसी प्रकार से अपन बात करें पी ब्लॉक जो है, उसके ग्रुप होते हैं 13 से लेकर 18 तक। यानी टोटल यदि अपन बात करें कितने ग्रुप होते हैं, तो ध्यान रखना अपन को 6 ग्रुप होते हैं: 13, 14, 15, 16, 17 और 18। टोटल यदि अपन बात करें तो टोटल कितने ग्रुप हो गई? 6 ग्रुप हो गए। जिसमें से अपन बात करें 18वें ग्रुप की, तो इसको अपन कहते हैं अक्रिय या उत्कृष्ट गैस। अक्रिय या उत्कृष्ट गैस। जबकि 7वें ग्रुप को अपन कहते हैं हैलोजन। 7वें ग्रुप को अपन कहते हैं हैलोजन। जबकि 16वें ग्रुप को अपन कहते हैं चेल्कोजन। और 15वें ग्रुप को अपन कहते हैं निकोजन। तो ये इनके विशेष नाम होते हैं। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि 18वें ग्रुप को क्या कहते हैं, 17वें को क्या कहते हैं, 16वें ग्रुप को क्या नाम कहा जाता है, 15वें ग्रुप को नाम क्या कहा जाता है। ये कुछ विशेष नाम होते हैं, इनको अपन को याद रखना है। अब अपन बात करते हैं कि इनको अक्रिय या उत्कृष्ट गैस क्यों कहा जाता है। 18वां जो ग्रुप होता है उसको अक्रिय या उत्कृष्ट गैस क्यों कहा जाता है, तो ध्यान रखना है कि 18वां जो ग्रुप होता है उसका
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो पूर्ण पूरित होने के कारण यह स्थायी होता है और किसी के साथ भी बंध नहीं बनाता है। इस कारण 18वीं ग्रुप के सदस्यों को अक्रिय या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। ग्रुप नंबर 17 या 17वां जो ग्रुप होता है उसको अपन कहते हैं हैलोजन। हैलोजन क्यों कहा जाता है इस ग्रुप को? हैलोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समुद्री जल से प्राप्त होने वाले होते हैं। हेलो मिस हैलाइड, हैलाइड से बना ये, तो ये हैलाइड या समुद्री जल से प्राप्त होते हैं, इस कारण इनको अपन क्या कहते हैं? हैलोजन। अपन बात करते हैं 16 या 16वीं ग्रुप की। तो 16वीं ग्रुप को अपन कहते हैं चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ऐश को बनाने वाले होते हैं, ये ऐश को बनाते हैं। 17वीं फिर अपन बात करते हैं 15वीं ग्रुप। 15वीं ग्रुप को अपन कहते हैं निकोजेंस, क्योंकि ये तंबाकू वगैरह एल्केलॉइड्स जो होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं, तो इनको कहा जाता है निकोजेंस। चलो, तो अपन को ध्यान रखना है इस लेक्चर में अपन को पढ़ना है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक की यदि अपन स्थिति देखिए तो डी ब्लॉक कहाँ स्थित होता है? एस ब्लॉक और जो अपने पास है पी ब्लॉक, इनके मध्य स्थित होता है ये डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक जो होता है, इस डी ब्लॉक की मैं आपसे पूछूं कि कितने ग्रुप होते हैं डी ब्लॉक में? यदि अपन बात करें तो कितने ग्रुप होते हैं? तो होते हैं 3 से लेकर 12 तक, यानी टोटल ग्रुप की संख्या कितनी हो गई अपने पास? 10। टोटल ग्रुप नंबर कितने हो गए? 10। तो इनका ग्रुप नंबर होता है 3 से लेकर 12 तक, ये अपने पास स्थित होते हैं। इनके ग्रुप, इनके यदि अपन कोई कहेंगे संख्या कितनी होती है तो 10 होती है। ग्रुप की जो संख्या जो होती है वो 10 होती है। चलो, इनकी सीरीज के बारे में अपन बात करें कि इनकी कितनी श्रेणियां होती है, तो इनकी 4 श्रेणियां होती है। पहली होती है 3D, 4D, 5D और 6D। तो इनकी अपने पास 4 सीरीज होती है, 3D, 4D, 5D और 6D। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इनको अपन डी ब्लॉक के सदस्य क्यों कहते हैं? डी ब्लॉक के सदस्य क्यों कहते हैं इनको डी ब्लॉक के सदस्य क्यों कहते हैं? तो ध्यान रखना है कि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, अपने पास लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है, वह डी उपकोष में भरा जाता है। डी उपकोष में भरा जाने के कारण इसको अपन कहते हैं डी ब्लॉक के सदस्य। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि डी ब्लॉक के जो सदस्य होते हैं उसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको अपन कहते हैं संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं इसको संक्रमण तत्व? क्योंकि या तो अपन कहेंगे कि ये जो डी उपकोष होता है, ये डी उपकोष N-1 डी उपकोष होता है। कैसे भाई? अपन जैसे अपन 4 वाली सीरीज चलेगी तो इसमें अपन बात करेंगे कि 3D चलेगा, 3D, और उससे पहले 4 ऐसा आएगा। अच्छा, 5 ग्रुप में देखें तो पहले अपन 5s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उससे कम वाले 4D में जाएंगे। इसी प्रकार से अपन बात करें इधर आवर्त में, छठे आवर्त में चले तो छठे आवर्त में 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद में अपन 5D में अपन इलेक्ट्रॉन भरेंगे। यानी अपने पास यदि अपन बात करें तो कि जो S है उससे एक कम वाला D आएगा। तो इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अपन क्या रखेंगे कि N यहाँ पर अपन बात करेंगे कि यहाँ पर अपने पास जो भी चलेगा वो N-1D जो उपकोष है वो चलेगा, और उससे पहले अपने पास कौन सा चलेगा? NS। S में ही पहले 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और उसके बाद में अपन D में भरेंगे। कई बार अपवाद ऐसी आ जाएगी कि इस S वाला एक जो इलेक्ट्रॉन है, कई बार कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है
वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी कई बार ये जा सकता है इसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए। तो n-1 डी में यदि अपन बात करें तो एक से लेकर और कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मैंने समूह बताई थी 10 समूह होते हैं। पहला जो समूह रहेगा उसमें एक आएगा, फिर 2 आएंगे, 3 आएंगे, इस प्रकार से अपने पास ये चलता जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करें कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 डी 1 से 10 n s 1 और 2। तो अपन बात करते हैं कि इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके परमाणु या आयन, परमाणु जैसे अपन बात करें स्कैंडियम एक परमाणु है, लेकिन मैं कह दिया स्कैंडियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये बन गया स्कैंडियम आयन। तो डी ब्लॉक के जो सदस्य होते हैं उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि या तो इनके परमाणु या इनके आयन, या तो इनके परमाणु या इनके आयन वो अपूर्ण होते हैं, पूर्ण पूरित नहीं होते हैं, खाली रहते हैं। इस कारण से इनको कहा जाता है कि ये संक्रमण तत्व कहलाती हैं। एक बार पुनः सुनिए, संक्रमण तत्व क्यों कहती हैं? क्योंकि इनके परमाणु या इनके आयन, डी ब्लॉक के जो सदस्य हैं उनके परमाणु या आयन अपूर्ण होते हैं, पूर्ण पूरित नहीं होते हैं। इस कारण इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। लेकिन अपवाद ये है कि जब अपन बात करें जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये जिंक, कैडमियम और मरकरी कहाँ होते हैं? ये अपने पास जो 12वां ये जो अभी हमने देखा है, यहाँ पर तो आता है जिंक, यहाँ आता है कैडमियम, यहाँ आता है मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी, यानी ये जो अपने पास 3D, 4D, 5D और 6D, 3D, 4D, 5D और 6D। 3D का अंतिम सदस्य होता है जिंक, 4D का अंतिम सदस्य होता है कैडमियम, 5D का अंतिम सदस्य होता है मरकरी। तो मैं कह रहा हूँ कि जिंक, कैडमियम व मरकरी को अपन संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? उसका कारण ये होता है कि जिंक के परमाणु तो ये है, इसका आयन जो होता है ये मुख्य रूप से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। इसी प्रकार से कैडमियम भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही लॉस कर सकता है। इसी प्रकार से मरकरी भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो जब अपन बात करते हैं जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है, जिंक का 3D10 4s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D10। तो इसमें भी डी में पूर्ण रूप से ये पूरित है और इसका आयन भी पूर्ण पूरित है। जब अपन बात करते हैं कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है, जिंक का आयन होता है जिंक +2, कैडमियम का आयन होता है कैडमियम +2, मरकरी का आयन होता है मरकरी +2। तो इनमें से यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं? S से। तो क्योंकि ये बाहरी होते हैं तो इनसे निकल जाते हैं। तो जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इनका चाहे परमाणु हो या इनका आयन हो, दोनों ही पूर्ण पूरित होते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी दोनों के आयन पूर्ण होने के कारण इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है।
चलो, अब अपन बात करते हैं कि इस लेसन में अपन बात करेंगे तो केवल और केवल 3D। अभी हमने बात की थी कि डी जो ब्लॉक है, इस डी ब्लॉक में टोटल कितनी श्रेणियां होती है, तो डी ब्लॉक की कितनी श्रेणियां बताई है मैंने, 4। 3D, 4D, 5D और 6D, 4 श्रेणियां होती है। 3D, 4D, 5D और 6D, 4 श्रेणियां हैं। 3D, 4D, 5D और 6D। अब अपन इस लेसन में जो सीरीज पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे 3D। 3D ही अपन इस लेसन में अपन पढ़ेंगे। थ्री डी सीरीज, 3D श्रेणी। तो इनमें जो कुल तत्व आते हैं, वो कुल तत्व आते हैं अपने पास 10। कुल तत्व कितने आते हैं यहाँ पर, 10। यदि अपन यहाँ पर बात करें, जैसे 3D अभी मैंने बात की थी, 3D में कितने आएंगे, 10। 4D में कितने आएंगे, 10। 5D में कितने आएंगे, 10। और 6D में कितने आएंगे, 10। तो मैं कहता हूँ कि 3D जो सीरीज है उसमें कुल तत्व कितने आएंगे, 10। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये कहाँ से प्रारंभ होती है। तो ये परमाणु क्रमांक 21 से चालू होती है ये अपने पास। और कहाँ तक होती है, तो ध्यान रखना ये होती है अपने पास 30 तक, 30 तक ये अपने पास होती है। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये 30 तक अपने पास होते हैं। अब सबसे पहले इनका नाम याद रखना अपन को। जो 21 नंबर पर आता है उसको कहते हैं अपन स्कैंडियम। 22 पर टाइटेनियम। 23 नंबर पर आता है वेनेडियम। 24 पर आता है अपने पास क्रोमियम। 25 पर आता है अपने पास मैग्नीज। 26 पर आता है आयरन। 27 पर आता है कोबाल्ट। 28 पर आता है अपने पास निकल। 29 पर आता है कॉपर। और 30 नंबर पर आता है अपने पास जिंक। तो ये 10 तत्व होते हैं। फिर अपन बात करते हैं इनके प्रतीक की। ये अभी हमने पढ़ा है, वो पढ़ा इनका नाम। अब अपन बात करते हैं इनके प्रतीक, इनको प्रतीक क्या क्या होती है। स्कैंडियम का Sc, टाइटेनियम का Ti, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये इनके प्रतीक है। प्रतीक के बाद में अपने पास आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अपन बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन को ध्यान रखना है कि ये 3D सीरीज के हैं। तो 3D सीरीज के हैं तो अपन को ध्यान रखना है कि इससे पहले अपन को 2 इलेक्ट्रॉन आपको बढ़नी है 4s में। पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद में क्या आएगा अपने पास, 3D आएगा। चलो, अब इससे पहले स्टेबल या स्थायी जो विन्यास आता है वो आता है आर्गन का। अब ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। तो सभी से पहले अपन को लगा देना आर्गन। सभी से पहले स्थायी जो विन्यास 18 नंबर पर आता है वो हमने लगा दिया आर्गन। आर्गन का प्रतीक होता Ar। सभी के पहले हमने लगा दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए Ar। बहुत सरल है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना। सबसे पहले हमने सभी के आगे लगा दिया हमने 21 से लेकर 30 तक के तत्व जो भी आते हैं उनके आगे हमने लगा दिया आर्गन। आर्गन के बाद में यदि अपन बात करें तो उसके बाद में 19 और 20, आर्गन का नंबर होता है 18। 18 के बाद की जो 2 तत्व जो होती हैं
वो उनमें इलेक्ट्रॉन आप जो जाती हैं वो जाती हैं 4s में। तो 18 और 2 20। ठीक है, सभी में ये लगा दो। केवल आपको दो तत्व जो है एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। एक तो क्रोमियम और एक आपको अंडरलाइन करना है कॉपर। इनको आप विशेष तौर पर अंडरलाइन करके आपको याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है तो इन्हीं का पूछा जाता है। तो क्रोमियम और कॉपर। स्कैंडियम, टाइटेनियम सभी में आपको मैंने बता दिया। वेनेडियम, क्रोमियम को छोड़ दो, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर को पुनः छोड़ दो और जिंक। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद में आपको मैंने बता दिया 3D चलेगा अपने पास, तो सभी के आगे 3D लगा दो पहले। 3D, ये 3D हो गया अपने पास। अच्छा, 3D में एक से लेके काउंटिंग करते हैं 1 2 3। अब ये जो अपने पास क्रोमियम है इसमें आपको मैंने बताया कि 4s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगी, एक ही रहेगा। तो इसमें यहाँ पर एक रहेगा तो ये 4 होना चाहिए था, लेकिन हो क्या जाएगा 5। इसका कारण अभी मैं बताता हूँ। इसी प्रकार से ये क्या रहेगा 5, ये कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 7, ये 8। इसी प्रकार से ये जो है अपने पास ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर एस में हो जाएगा 1, और यहाँ पर 10 रहेंगी। अब आपको एक यहाँ पर मेन बात जो याद रखने वाली है, एक तो याद रखनी है क्रोमियम और एक याद रखना है कॉपर। क्रोमियम और जो कॉपर होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कुछ अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो डी जो होता है डी ब्लॉक में टोटल कितनी इलेक्ट्रॉन आ सकती है? तो आ सकती है 10। अच्छा, पी ब्लॉक में अधिकतम कितनी आ सकती हैं? तो ध्यान रखना है 6। अच्छा, एफ ब्लॉक में अधिकतम कितनी आ सकती हैं? 14 है। चलो, इसका अर्धपूरित कितना होता है? डी में आधे कितनी होती हैं? 10 के आधे कितनी होती हैं? 5। तो डी एक तो ध्यान रखना है 10, और एक याद रखना अपन को डी 5। अच्छा, पी जो होता है, पी का मैं कहता हूँ पूर्ण पूरित कितना होता है? तो कितना होता है? P6। और इसका अर्धपूरित मतलब आधे कितनी होती हैं? P3। इसी प्रकार से ऐप में यदि अपन बात करें तो ऐप में कितनी होती हैं? ऐप में अधिकतम तो कितने आ सकते हैं? 14, मतलब पूर्ण पूरित 14, और अर्धपूरित कितने होते हैं? तो 7। तो जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि कहीं पर भी आता है, डी में 5 हो या डी में 10, एफ में 7 हो या 14 है, पी में 3 हो या 6, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं। इस कारण से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहीं पर बनने की संभावना होती है तो वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही रहता है। अब क्रोमियम का होना तो चाहिए था 3D 4 5S 4S2, होना तो ये चाहिए था कि 3D 4 और वर्तु, लेकिन होता क्या है 3D 5 4S1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो डी 4 वाला स्थायी नहीं होता, लेकिन डी में यदि 5 इलेक्ट्रॉन हो जाती हैं तो वह ज़्यादा स्थायी ही रहता है। अच्छा, कॉपर में होना तो चाहिए था 3D 9 4S1, लेकिन हो क्या जाता है 3D 10 4S1। क्यों? क्योंकि ये यहाँ वाला जो एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर चले जाने के बाद डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाती हैं? 10, और 10 वाला क्या होता है? पूर्ण पूरित विन्यास होता है जो ज़्यादा स्थायी होता है। तो ये अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में विशेष तौर पर आपको याद रखना है क्या? तो क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम का कितना होता है? आर्गन 3D 5 4S1, और जो कॉपर होता है, कॉपर का होता है 3D 10 4S1। चलो, ये तो थी अपने पास मेन बात। अब अपन बात करते हैं
संक्रमण जो तत्व होते हैं यानी डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनके क्या क्या गुण होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं जो होती है वो इनकी होती है। तो अभी मैंने बात बताई थी कि ये जैसे अपने पास पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक जो टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल की विशेषताओं में हमने अध्ययन किया है कि यहाँ पर कुछ तत्व आते हैं इस प्रकार से तिरछी रेखा वाले। ये जो तत्व होते हैं उनको अपन कहते हैं उपधातु, इनको अपन कहते हैं उपधातु। उसके इधर जो आते हैं, इसके इधर आते हैं, इनको अपन कहते हैं अधातु। बाकी इधर जो आते हैं पी ब्लॉक की कुछ सदस्य, बाकी सभी डी के और ये एस के, ये सभी के सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर बात करते हैं डी ब्लॉक के जो गुणधर्म होते हैं वो वही गुणधर्म होते हैं जो एक धातु के होते हैं। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक के सभी सदस्य क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो धातु की जो जो गुणधर्म होते हैं वो गुणधर्म अपने पास डी ब्लॉक के सदस्यों के होते हैं। कौन कौन से गुणधर्म होते हैं? पहला तो ये सभी क्या होती है, धातु होती है। और धातु होने के कारण क्या होती है, तो विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती है। विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। अच्छा, दूसरी गुणधर्म कि संक्रमण जो तत्व जो होते हैं वो एक से अधिक ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करते हैं। मतलब वेरिएबल इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑक्सीकरण जो अंक होती हैं वो परिवर्तित होते हैं। कोई एक ऑक्सीकरण अंक नहीं होता है, एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अंक होते हैं। अभी अपन इसकी डिटेल पढ़ेंगे और कि किस प्रकार से अलग अलग ग्रुप के जो सदस्य होते हैं वो किस प्रकार से कितनी कितनी ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करते हैं, इनके बारे में। चलो, और अपन बात करें तो डी ब्लॉक के जो सदस्य होते हैं वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। मतलब इनमें उत्प्रेरकीय गुणधर्म पाया जाता है, ये उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, उत्प्रेरकीय गुणधर्म इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट गुणधर्म इनका होता है कि ये संकुल यौगिक जो होते हैं उनमें भी डी ब्लॉक के सदस्य ही प्रमुख रूप से भाग लेते हैं। चलो, इसके अलावा इनकी मुख्य रूप से जो भी इनके जो यौगिक बनते हैं वो मुख्य रूप से रंगीन यौगिक बनाते हैं, रंगीन होते हैं। नेक्स्ट, ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। अनुचुंबकीय प्रकृति मतलब चुंबकीय क्षेत्र से ये आकर्षित होती हैं, यानी अनुचुंबकीय गुणधर्म इनमें पाया जाता है। अनुचुंबकीय गुणधर्म ये प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा इनकी और प्रॉपर्टी यदि अपन देखें तो ये मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। मिश्र धातु दो धातु जब आपस में मिलती है तो उसको कहते हैं अपन मिश्र धातु। और डी ब्लॉक के सदस्य जो होते हैं उनके एक विशेष कैरेक्टर ये होता है कि ये मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। चल, इसके अलावा यदि अपन बात करें इनके गलनांक की, इनके क्वथनांक की, तो इनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक जो होते हैं वो उच्च होते हैं। ये सभी के सभी जो हैं इन कैरेक्टरों को अपन एक एक करके विस्तार से भी अपन पढ़ेंगे। एक बार पुनः देखिए क्या क्या गुणधर्म होते हैं